हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ जेनेटिक ट्रांसलेशन। जेनेटिक ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए पर उपस्थित जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया अंतःद्रव्य जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम में संपन्न होती है। अनुवाद की प्रक्रिया में जीवद्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्ल का उपयोग करके राइबोसोम द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया जाता है। ये होता है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं और हिंदी में अनुवाद। तो कुछ दोस्तों को लगता है कि जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन होता है। नहीं, ये जीन का ट्रांसलेशन है, राइट। हम जीन को ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम द्वारा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसकी प्रक्रिया निम्न चरणों से संपन्न होती है, यानी निम्न चरणों में कौन कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है देखते हैं। निम्न जैसे कि अमीनो अम्ल का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो जीवद्रव्य में अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अमीनो अम्ल एटीपी से जुड़ता है। इस अभिक्रिया में Mg2+ सहायता करता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अमीनो एसाइल एडिनाइलेट समृष्ट यानी कि समृष्ट जो होता है, यानी कि एमिनो एडिनासाइलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, राइट। तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी क्या बनाता है? तो एसाइल एडिनालाइट सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अमीनो अम्ल का टी पर हस्तांतरण यानी टीआरएनए पर हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ऑन टीआरएनए यानी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है? अमीनो एसाइल एडिनालाइलेट सम्मिश्र एक विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए के साथ जुड़ती है, जिससे अवशेषित टीआरएनए चार्ज टीआरएनए का निर्माण करती है और एएमपी का निष्कर्षण होता है। अमीनो अम्ल टीआरएनए के 3 सिरे पर उपस्थित सीसीए अनुक्रम से जुड़ता है। तो सीसीए क्या है आपका? तो जो कॉम्प्लेक्स है जीन का एक कोड है, जैसे कि साइटोसाइन एडेनाइन। जैसे अमीनो एसिटिल एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ जब जुड़ता है तो एक्टिवेटेड टीआरएनए प्लस एएमपी प्लस अमीनो एसिल सिंथेटेज का निर्माण होता है। तो हमारा टॉपिक अनुवाद का आरंभन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो अनुवाद के आरंभन के लिए राइबोसोम की छोटी इकाई एमआरएनए के साथ जुड़ती है तथा एमआरएनए पर उपस्थित प्रारंभिक कोडोन एयूजी यानी ये कोडोन है एडेनाइन यूरेसिल गुआनाइन की पहचान करके मेथानाइन अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए प्रारंभिक कोडोन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाता है, जिसमें जीटीपी के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब राइबोसोम की छोटी इकाई और एमआरएनए के साथ राइबोसोम की बड़ी इकाई भी जुड़ जाती है। इस द्वारा एयूजीपी स्थल में होता है। अब हमने इनिशिएशन देख लिया, अब हम देखते हैं अनुवाद का दीर्घीकरण। तो इन इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन एक नया अवशेषित टीआरएनए चार्ज टीआरएनए जीटीपी की उपस्थिति में राइबोसोम के ए स्थल में उपस्थित कोडोन से जुड़ जाता है, जिसके पश्चात पी स्थल में उपस्थित टीआरएनए के अमीनो अम्ल ए स्थल में उपस्थित अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बनाता है, जिसको पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, राइट। पी स्थल के टीआरएनए पर अमीनो अम्ल का स्थानांतरण ए स्थल पर उपस्थित टीआरएनए पर हो जाता है। जब राइबोसोम एमआरएनए पर 5 to 3 दिशा में गति करता है तो पी स्थल में उपस्थित अनावेशित यानी अनचार्ज टीआरएनए ई स्थल में आ जाते हैं और ए स्थल का टीआरएनए पी स्थल में आ जाता है। इसी प्रकार ए स्थल में नया अवशेषित टीआरएनए प्रवेश करता है और ई स्थल में उपस्थित अनावेशित टीआरएनए राइबोसोम में से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार एक नए पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता है। अब हमने इनिशिएशन देखा, इलोंगेशन देखा, अब हम देखेंगे इसका टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन क्या होता है? अनुवाद का समापन। तो जब राइबोसोम एमआरएनए पर गति करता हुआ समापक स्टॉप कोडोन यूएजी यूजीए और
ए पर पहुंच जाता है तो राइबोसोम के ए स्थल में कोई टीआरएनए प्रवेश नहीं करता, जिसके कारण अनुवाद की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे ही अनुवाद की प्रक्रिया समाप्त होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाती है और एमआरएनए तथा राइबोसोम पृथक हो जाते हैं। अब जो ट्रांसलेशन में काम आने वाली प्रोटीन के फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। कौन कौन से प्रोटीन के फैक्टर हमारे ट्रांसलेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो इनके अनुवाद करने को ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आरंभक यानी कि आरंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर जिसे कहते हैं, दीर्घीकरण कारक यानी इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं, समापन कारक जिसको हम टर्मिनेशन या रिलीज फैक्टर कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर में ये 3 प्रकार के होते हैं। एक IF1 से IF3 के बांधने में सहायता करता है और IF2 में A30S उप इकाई के साथ GTP तथा tRNA को जोड़ता है। IF3 A30S उप इकाई से जुड़ता है और समय से पूर्व 50S उप इकाई को जोड़ने से रोकता है। अब देखते हैं हम इलोंगेशन फैक्टर। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि EFTU और GTP ए तथा अमीनो एसाइल tRNA को जोड़ता है। EFTU से GTP को अलग करता है। EFG ट्रांसलोकेशन को बढ़ावा देता है। EF क्या है तो इलोंगेशन फैक्टर है आपका, और T है थायमाइन यूरेसिल। अब हम देखते हैं समापन कारक, जिसको हम टर्मिनेशन और रिलीज फैक्टर कह रहे हैं। ठीक है, ये जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे RF क्या है आपका रिलीज फैक्टर है, तो UAA और UAG की पहचान करता है और UAA और UGA की पहचान कराता है और RF1 तथा RF2 की सहायता करता है। राइट, लास्ट था हमारा EF के साथ राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग करता है। अनुवाद रोकने यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने के फैक्टर, जो कि निम्न एंटीबॉडी के द्वारा अनुवाद की प्रक्रिया को रोका जाता है, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पैरोमाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड, इरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोहेक्सिमाइड और डाइफथेरिया टॉक्सिक। आशा करते हैं क्लास 12th में ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम था अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। तो बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ऐसे करके आपके पूरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।